वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। हमारा टारगेट जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो एचपी पुलिस को लेकर रहेगा। एचपी पुलिस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स की जो है वो जर्नल अवेयरनेस रहेगी, जिसमें जो है वो एक टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि बेसिक देखो सबसे अभी, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट होता था, तो एक बेसिक एनसीईआरटी हमें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अभी जनरल अवेयरनेस में भी हमें एक बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे, देन उसके बाद हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो जितने भी करंट इवेंट्स हैं हम उसके बाद जो है वो प्रॉपर पूरा कवर करेंगे। 1 ईयर के जो है वो हमारे करंट अफेयर जो है वो टारगेट रहेगा, जिसमें 2024 का पूरा करंट, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता 2025 में तब तक जो है वो 2025 का भी करंट। शुरुआत तो जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, ठीक है, रेंडमली नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जो है वो सबसे पहले वेस्ट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है हमने वो कवर कर देनी। जैसे मान लो यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ठीक है, G20 हो गया, या फिर नाटो हो गया, NATO, ठीक है, ये सभी को हम कवर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जाएंगे, वहाँ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है। यूरोप में भी हम साथ में ही कवर करेंगे, यूरोपियन यूनियन जैसे हो गया, यहाँ पर हम आर्टिक काउंसिल की बात करेंगे, ठीक है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को पहले कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इंडिया की तरफ चलेंगे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहती है हम उनको बिल्कुल इसी तरह से कवर करेंगे। जैसे अगर हम बात करें आसियान नेशन, तो इनको भी हम ऐसे कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर हम सार्क को पढ़ेंगे, हम यहां पे बात करेंगे बिम्स्टेक की, ठीक है, हम यहां पे बात करेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम यहां पर बात करेंगे ईस्ट एशिया एसोसिएशन, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वर्ड फाइल में, ठीक है, उनको आप प्रिंट ले सकते हैं और प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स आपके, अगर आप बाद में भी आफ्टर सिलेक्शन इन पुलिस अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन जो हमारे क्लास नोट्स रहेंगे वो हैंड रिटन रहेंगे, प्लस हम इस तरह से व्हाइट बोर्ड को फॉलो करेंगे क्लास में, ताकि जो है वो मैक्सिमम जो है वो समझ सके। प्लस हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक कवर करेंगे, कौन से ईयर में बनी, कितने मेंबर है, इसको पढ़ेंगे। बाकी जो हमारा काम होगा ना वो सारा करंट बेस्ड होगा। जैसे जैसे करंट में ऑर्गेनाइजेशन आती रहेगी तो ये सभी फिर उस टाइम वहां पे रिवाइज हो जाएंगे। तो ये अप्रोच जो है वो हम लेकर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ते हैं जो काफ़ी फेमस रहती है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको बनाया गया है 1944 में। साथ के साथ में नोट डाउन करते रहो ताकि जो है वो प्रॉपर आपके क्लास नोट्स बन जाए। फिर आपको जो है वो जो सप्लीमेंट्री नोट्स होंगे उनको आपको सिर्फ जस्ट एक रीडिंग मारनी है कि कुछ छूटा तो नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसको बनाया गया है 1944 में। अब जो करंट बेस्ड आपको सबसे पहले याद कर लेना है, जो प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है ना वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के हेड है। तो ये हो गया करंट बेस्ड अप्रोच, करंट हमने साथ में डिस्कस कर दिया। वर्ल्ड बैंक बना तो 1944 में था, ठीक है, एक ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका 1944 में हुई थी, जिसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक बनाया गया 1944 में, और इसने काम करना शुरू किया है 1946 में, ठीक है। और जब इसने काम करना शुरू किया तो इसने पहला लोन जो है वो फ्रांस को प्रोवाइड किया था। और फ्रांस के बाहर, मतलब एक नॉन यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें तो पहली जो कंट्री थी चिले, उसको जो है वो यूरोप के बाहर लोन मिला। और भारत ने जो लोन लिया है वो लिया है 1949 में रेलवे डेवलपमेंट के लिए। रेलवे डेवलपमेंट के लिए जो है वो भारत ने जो है वो लोन लिया था 1949 में पहली बार। उसके बाद से तो है वो मैक्सिमम टाइम हम जो है वो लोन जो है वो ले चुके हैं। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो वो आता है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में जो है वो हेडक्वार्टर है, और ये यूएसए की जो है वो कैपिटल है। यूएस में अगर हम बात करें तो टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 50 स्टेट्स है, ठीक है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 12 या 13 स्टेट्स थी ये, और अभी प्रेजेंट टाइम पे 50 जो है वो स्टेट्स है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनको कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यूएसए और कनाडा, ये दोनों अभी आजकल न्यूज में चल रहे हैं। यूएस और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है ना, जो बॉर्डर ये दोनों शेयर करते हैं, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉर्डर है। ये भी आपको एक बेसिक जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए किसी को भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, तो वो किस तरह से मेंबर बन सकता है वर्ल्ड बैंक का। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे तो 198 जो है वो मेंबर्स है इसमें, ठीक है, 198 इसमें मेंबर्स है। और अगर किसी को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उसको पहले आईएमएफ का मेंबर बनना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको लिख लो, एब्रीवेशन का भी आपको क्वेश्चन बनेगा एक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नोट डाउन कर लिया इसको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पहली एब्रीवेशन हो गई आज की जो आपको याद रखनी है। ये भी जो है वो 1944 में बनी थी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ बनी थी। और इसका जो मेन टारगेट रहता है ना आईएमएफ का, वो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है ना उसको ये देखता रहता है मेंबर्स की। इसमें 195 के करीब मेंबर्स है। और जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो स्थिति है ना, आर्थिक स्थिति को ये पूरा देखता रहता है कि कैसी कंडीशन किस कंट्री में कैसी चल रही है, कोई डूबने वाली नेशन तो नहीं है, तो वो सभी ये देखता है। ये बिल्कुल बेसिक। तो अगर वर्ल्ड बैंक का किसी को मेंबर बनना है तो उसको पहले आईएमएफ का मेंबर जो बना रहना चाहिए, ऐसा जो है वो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर उसको किसी को भी मेंबरशिप चाहिए। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक बना 1944 में। उसके बाद जो हमें याद रखना है दैट इज रिपोर्ट्स। वैसे तो देखो ये रिपोर्ट्स ना करंट में न्यूज में आ ही जाएगी, ठीक है, ये रिपोर्ट्स जो है वो आपको करंट में न्यूज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ना ये हमें रिपोर्ट्स याद करनी जरूरी है। तो रिपोर्ट्स जो पहली जो हमें याद रखनी है दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। और एक जो दूसरी याद रखनी है दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट। ग्लोबल, लिख लो इसको साथ साथ में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, PROSPECT। ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप एक और याद कर सकते हैं तो दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, LOGISTICS परफॉर्मेंस, PERFORMANC परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये तीन जो है वो आपको याद रखनी है जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स है। अब देखो ये करंट में भी न्यूज में रहती है, ऐसा नहीं है कि करंट में न्यूज में नहीं रहती है, क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कुछ कहा, भारत के लिए इस रिपोर्ट में कुछ कहा, ऐसी 2024 की रिपोर्ट थी। तो दैट मीन्स करंट में है तो उनको करंट में भी कवर करेंगे और ऐसे भी साथ में डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लिया इसको। देन उसके बाद जो एक आपको कंसेप्ट मैं वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग और बताता हूं जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस यानी कि सिंधु नदी, ठीक है। भारत ये एक इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है, ये इंडिया, चाइना, चाइना से आती है ये, और पाकिस्तान। चाइना में तो इसका ओरिजिन है, उसके बाद ये भारत में एंट्री करती है और फिर पाकिस्तान में एंट्री करके फाइनली ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में, ठीक है। ये कहां चलती है, अरब सागर में। अब क्या है कि बेसिक क्या है कि ये जो ट्रीटी है ये हुई थी 1960 में। ये ट्रीटी जो पानी है, कौन कितना पानी कंट्रोल करेगा, उसको लेकर जो है वो ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। और ये ट्रीटी का जो मेडिएटर था ना, मतलब जिसने ये ट्रीटी करवाई थी दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई थी, आजकल ना काफी न्यूज में चल रही है। अब ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने करवाई तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई 6 नदियां हैं, 3-3 बांट लो। तो इंडस, सिंधु नदी, ठीक है, चिनाब, चिनाब रिवर, और तीसरी जो नदी हो गई दैट इज झेलम। ये तीनों का कंट्रोल चला गया पाकिस्तान के पास। ये तीनों का कंट्रोल किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास। हमारे पास आ गई सतलुज, ब्यास और रावी। तो ये 3 नदियां जो है वो भारत के पास आ गई। तो ये मेडिएटर का काम वर्ल्ड बैंक ने किया था, 1960 में ट्रीटी हुई थी और इसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। तो वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक समझौता भी करवाता है, ठीक है, ये समझ आ गया।
नेक्स्ट उसके बाद आईएमएफ हमने डिस्कस कर लिया है। आईएमएफ में जो मेंबर्स है वो 190 है, ठीक है, याद रखना। आईएमएफ में जो मेंबर्स आते हैं वो 190 आते हैं। 190 मतलब 1944 में ये बना था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ये बना था वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएस में है। सेम हेडक्वार्टर है जहां पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अब आपको जो याद करना है ना इसमें वो है रिपोर्ट्स। आईएमएफ की कौन कौन सी रिपोर्ट्स है वो हमें याद करनी है। देखो जो पहली रिपोर्ट रहती है दैट इज ग्लोबल, जो आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आईएमएफ रिलीज करता है, एक पहली। और दूसरी जो आपको याद रखनी है दैट इज वर्ल्ड, ये नोट डाउन कर लेना, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, PROSPECT। तो ये दो रिपोर्ट्स हो गई। पहली रिपोर्ट हुई ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो देखो सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि आईएमएफ कौन से ईयर में बना है। तो याद रखना है आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड इन 1944। देन उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि रिपोर्ट का नाम आ गया, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। और आपके पास चार ऑप्शन दे दिए, एक आईएमएफ दे दिया, एक वर्ल्ड बैंक दे दिया, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे दिया और एक दे दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा जो है वो रिलीज करता है। तो हमें याद रखना है आईएमएफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को लेकर भी इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो यही आपको याद रखना है। देन उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे जो वेस्ट से लिंक करता है लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो है वो ये फेमस है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नोट डाउन करते रहना इसको साथ साथ में, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है 1945 में। अब इसका एग्जैक्ट डे याद करना जरूरी है। तो ये बनी है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और ये जो डे है ना 1945, दिस वन डे, ठीक है, 1945, इसको ना यूनाइटेड नेशंस डे कहते हैं, यूएन डे कहते हैं इसको। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। तो याद रखना 24 अक्टूबर को क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डे होता है। इस दिन जो है वो 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था। अब ये बना क्यों, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुई। पूरे वर्ल्ड जो है वो आपस में लोग यूनाइट हुए और उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो इस टाइम पे लगा कि यार एक इंस्टीट्यूशन चाहिए भाई जो शांति बना के रखे, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट लेकिन इग्नोर किया इसको। फिर वर्ल्ड वॉर टू आ गई 1939 से लेकर 45 के बीच। अब तो ये रियलाइज हो ही गया था जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंक दिए और जो तबाही वहां पर मची, उसके बाद ये फील हो गया, ठीक है, ये सबको समझ आ गया कि अब तो भाई शांति वाला इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो इंटरनेशनली जो है वो सारे मेंबर्स मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहिए जिसका काम क्या होगा, पीस को बनाए रखना, पीस सिक्योरिटी इन सभी को बना के रखना। वॉर नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा जो है वो एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। ठीक है, बन गया 1945 में। फिर इसमें ना 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आते हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, लेकिन हमें 6 के 6 याद करने की जरूरत नहीं है, हम फॉलो करेंगे स्मार्ट वर्क। हमें सिर्फ 2 याद करने हैं, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और दूसरा हमें याद रखना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन याद रखना, और GENERAL जनरल ASSEMBLY, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये अभी आएगी, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल।
अब ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, इसमें सारे मेंबर मिलते हैं, हर साल मीटिंग होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, वहां पे मीटिंग वगैरह होती है। इसका सेक्रेटरीट जो है ना यूनाइटेड नेशन का, वो न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरीट कहां पर है? न्यूयॉर्क, जो आपको याद रखना है। अब देखो एक कंसेप्ट समझो, यूनाइटेड नेशंस मतलब का जो सेक्रेटरीट है दैट इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। हर साल यहां पर असेंबली बैठती है, मीटिंग होती है। एक ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, कि जो हेड है, हेड का नाम लिख लो, ठीक है, एंटोनियो। ये आजकल न्यूज में चल रहा है और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन है अभी हेड प्रेजेंट टाइम पे। एंटोनियो ग्विट्जर, GUTERRES। तो ये नाम याद रखना इनका, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का है अजय बांगा, जो अभी हमने बात करी। ये नाम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद इनका जो मेन काम था, एक तो देखो पीस को बना के रखना, सिक्योरिटी को बना के रखना। साथ में इन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, कहीं पर भी अगर लड़ाई हो रही है, नाम नोट कर लिया ना आपने? ये मैम नाम नोट कर लिया आपने? जी सर, कर लिया। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UN, ठीक है, अगर कहीं पे भी, पहले तो उन्होंने कह दिया कि शांति बना के रखना, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी जो है वो वायलेंस हो जाता है, कहीं पे भी कोई भी वायलेंस अगर हो जाता है, तो वहां पर ये पीस कीपिंग मिशन भेजते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि सब लोगों से, सब देशों से छोटी छोटी आर्मी, थोड़ी थोड़ी आर्मी खरीद ली इन्होंने, अपनी एक छोटी सी यूनिट बना दी, पीस कीपिंग मिशन। मतलब कहीं पर भी अगर वॉयलेंस होता है तो वहां पर अपनी आर्मी भेजेंगे ताकि पीस को रिस्टोर किया जाए। प्लस साथ में फिर ये ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन भी करते हैं। प्रमोशन ऑफ, मतलब जो ह्यूमन राइट्स है उनको भी जो है वो ये प्रमोट्स करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स को भी बचाते हैं और शांति भी बना के रखते हैं, और अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है तो उसको रोकते भी हैं। इसमें जो हमें याद करके रखना है दैट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो पहले तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसमें टोटल जो है वो 15 मेंबर होते हैं। ये 15 में 5 जो परमानेंट है, ठीक है। इसमें USA आता है, इसमें UK आता है, इसमें फ्रांस आता है, ठीक है, इसमें रशिया, और जो 5वां मेंबर है दैट इज चाइना। ये परमानेंट मेंबर रहेंगे इसमें। और ये होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ये 10 क्या होते हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, ये 2 साल के लिए बनते हैं। 2 साल का इनका टेन्योर रहता है। जैसे भारत का अगर हम बात करें, मान लीजिए भारत इसमें इलेक्ट हुआ है तो भारत 2 साल रहेगा। आजकल इसमें पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है। फिर इसमें ना रीजन वाइज डिवीजन है, रीजन वाइज जो है वो सीट्स है। साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे कि अगर हम बात करें भारत, ये पाकिस्तान, ये सब रीजन, तो यहाँ से एक मेंबर होगा। और भारत की डिमांड पता क्या है यहाँ पे? भारत कहता है रिफॉर्म्स, हमें भी मेंबरशिप चाहिए परमानेंट, हमें परमानेंट, तो इसका एक्सपेंशन करो, ये डिमांड है। और भारत के साथ जापान भी ये कहता है कि मुझे भी मेंबर बनाओ, जर्मनी भी कहता है कि मुझे भी मेंबर बनना है, ब्राजील भी बोलता है कि मुझे भी मेंबर बनना है। तो ये बेसिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिर्फ इतना काफी है आप लोगों के लिए याद करने के लिए, ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट उसके बाद आप थम्स अप भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू लाइक, अगर आपको क्लियर समझ आ गया तो आप बता सकते हैं। देन उसके बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। स्पेशल एजेंसीज जो है वो कौन कौन सी है, वो यहाँ पर कवर करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो सबसे पहले आते हैं ना, FAO। देखो अभी हमने IMF की फुल फॉर्म पढ़ी थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या पढ़ी थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम पढ़ेंगे FAO के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बनाई गई है 1945 में, 1945। और कौन से डे बनी है?
16 अक्टूबर 1945 को ये बनाई गई और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन रोम। और ये कहां पर है? इटली में। रोम इटली में जो है वो इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और इसमें जो मेंबर्स है वो है 195। 195 जो है वो इसमें टोटल मेंबर्स है। और इनके मेंबर्स में ना यूरोपियन यूनियन भी आता है। यूरोपियन यूनियन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि इनके मेंबर्स में यूरोपियन यूनियन भी आता है, यानी कि 194 प्लस यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका जो है वो पार्ट है। देखो फूड, ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं। देखो रट्टा नहीं मारेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। फूड यानी कि अनाज, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। एग्रीकल्चर मतलब किसान, खेती बाड़ी। तो मतलब इनका टारगेट क्या है कि फूड जो है यानी कि फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करना है। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा ना पर्सन हो जिसके पास अनाज नहीं हो, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। सबके पास जो है वो इतना अवेलेबल जो है फूड होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी गरीबी या कोई भी जो है भूख से ना मरे। ये इनका टारगेट है। स्पेशलाइज एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो एब्रीवेशन की फॉर्म में भी इसको आपको कल जो है वो याद करके रखना है, ठीक है। 194 प्लस यूरोपियन यूनियन यानी कि टोटल 195 मेंबर्स है। 16 अक्टूबर 1945 में जो है वो ये बनी है। यहां तक समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके बारे में सिर्फ आपको फाउंडिंग ईयर याद करके रखना है, ठीक है। और इनके फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, AVIATION एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब एब्रीवेशन कैसे बनेगी इसकी? ICAO, ठीक है। एयर्स ट्रांसपोर्ट, मतलब जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट रहता है ना एयर इंटरनेशनल लेवल पर, वो सभी ये मैनेज करती है। ये बनाई गई है 1947 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो थोड़ा सा अलग है, मॉन्ट्रियल। और ये मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा में। कनाडा और यूएसए का सबसे बड़ा जो है वो लैंड बॉर्डर है, जो हमने अभी बात करी थी, जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है इंटरनेशनल, सिमिलर स्पेलिंग हो गई इंटरनेशनल की, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बनी है 1919 में, वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद। वर्ल्ड वॉर जब वन खत्म हुआ तो लेबर मूवमेंट जो है वो शुरू होती है, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो जिनेवा में है, GENEVA, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर है। तो याद रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एब्रीवेशन हो गई। 1919 में ये बनी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जिनेवा में। ये आपको याद रखना है। नोट डाउन कर लिया? यस सर। नेक्स्ट उसके बाद इसमें जो आपको याद रखना है ना ILO के रिगार्डिंग, दैट इज रिपोर्ट्स। इसकी रिपोर्ट्स है जो आपको याद रखनी है। एक तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक दूसरी दैट इज ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। मतलब वर्ल्ड लेवल पर कितनी सैलरी रखी है, कितना क्या हिसाब किताब है, वो सब भी जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करते हैं। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी आती है दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है ना वो हम ऐसे ही कवर कर देंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर हो गई और साथ के साथ में क्या हुआ कि हमने जो है वो
एब्रीवेशन को भी कवर कर दिया। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी है 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? 1948। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, GENEVA, जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब देखो, हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी मेजर होते हैं ना वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, विश्व भर में जितने भी मेजर लेने होते हैं ना, वो सारे के सारे WHO लेता है। इसकी रिपोर्ट्स जो आपको याद करके रखनी है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली रिपोर्ट आती है दैट इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, NUTRITION, न्यूट्रिशन रिपोर्ट। एक ये रिपोर्ट होगी पहली। दूसरी होगी वर्ल्ड विजन, VISION, विजन रिपोर्ट, कि हेल्थ को लेकर क्या जो है वो विजन रहेगा, एक ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। और जो थर्ड रिपोर्ट रिलीज करते हैं दैट इज वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक समझ आ गया? पूरा क्लियर? यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। WIPO, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION। इस तरह से ना बोल बोल के आप स्पेलिंग अपने मन में लिखा करो तो आपको याद होगी स्पेलिंग्स, क्योंकि देखो कई बार एरर फाइंडिंग भी आएंगे हमें इंग्लिश में, तो फिर वो स्पेलिंग को लेकर इजी हो जाता है हमें। ये बनाई गई है 1967 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो जिनेवा में। तो जितनी भी हम ऑर्गेनाइजेशन आज डिस्कस कर रहे हैं ना वो सभी आपको कल याद होनी चाहिए विद हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेकंड आती है, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इंटरनेशनल को INT लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल मैरीटाइम, MARITIME, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ORG। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को भी ORG लिख दिया तो आपको फुल फॉर्म आगे लिख लेनी है। ये बनी है 1948 में, इट एस्टेब्लिश्ड इन 1948, ठीक है, 1948 में ये बनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना HQ वो लंदन में है। अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है WMO, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल, METEROLOGICAL ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये 1950 में है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल बैकिंग रहती है वो रहती है 1873 में। इसका काम क्या है? वेदर के रिगार्डिंग वर्ल्ड लेवल पर अपडेट करना, किस तरह का मौसम रहेगा, किस तरह का जलवायु चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है, उसके बारे में अपडेट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल पर। 1873 में अगर ये बनी है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो जिनेवा में है, मतलब इसका जो ऑफिस है वो कहां पर है? जिनेवा। और ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आपको जो याद करके रखना है ना इसमें दैट इज रिपोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रिपोर्ट्स। तो जो पहली रिपोर्ट इनकी रहती है दैट इज ग्रीन हाउस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, BULLETEIN। दूसरी जो रिपोर्ट रहती है इनकी जो आपको याद रखनी है दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट या फिर क्लाइमेट सर्विसेज। ये आपको याद रखनी है दो रिपोर्ट्स। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में ओरिजिनली बना है और 1950 में प्रेजेंट टाइम वाला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ऐसा ही है, IMD, जो बना है 1875 में। IMD भी 1875 में बना है और इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो इसको साथ में लिंक करके याद कर दो। भारत में वेदर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होते हैं वो IMD प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरनेशनल
ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो ITU करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ITU स्टैंड्स फॉर, तो इंटरनेशनल का INT, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन TELECOMMUNICATION, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ये बनाई गई है 1865 में, लेकिन जब ये 1865 में बनी थी तो उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन थी एज एन इंटरनेशनल INT टेलीग्राफ यूनियन, TELEGRAPH, टेलीग्राफ यूनियन, इस फॉर्म में ये बनी थी, लेकिन इसको टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो बाद में जो है वो डिक्लेयर किया गया। बेसिक इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज जेनेवा, जो बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट आता है। दूसरा इसकी एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है, और जिस तरह से देखो हमारी सरकार ने ये कहा है कि साइबर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थ्रेट्स है उनको एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जा रही है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है, तो याद रखना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो ये रिलीज करती है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद है यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस। ई से आता है आपका एजुकेशनल, एस से आता है साइंटिफिक, सी से आता है कल्चरल, और ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल है ये, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी है? 1945। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो पेरिस में है, और पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। और फ्रांस में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हुआ है, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद जो आपको याद करके रखना है इसमें 1968 में 1968 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर SPHERE प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो 1968 में जो है वो शुरू किया था यूनेस्को ने, और इसमें अगर हम बात करें ना फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया, मतलब इंपॉर्टेंट हेरिटेज जो साइट्स थी उनको यहां पर इंक्लूड किया गया। और ये जो साइट्स थी ना भारत से इसमें जो है वो टोटल 12 साइट्स है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है, अभी डिटेल में, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब ऐसे स्फीयर जो कि हमें कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और हमारे लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वहां पर जो स्पीशीज रहती है, वहां जो प्लांट्स हैं, वहां जो एनिमल्स हैं वो बहुत खतरे में है, तो उसके लिए फिर हमने उनको रिजर्व कर दिया, हमने प्रोटेक्ट उनको कर लिया। तो ऐसे टोटल हमारे पास 18 है। उस 18 में से 12 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं, मतलब ये 12 को बहुत ज्यादा खतरा है। एक तो ये आपको याद रखना है 1868 का प्रोग्राम। देन उसके बाद एक और इसमें आपको याद करके चलना है रिगार्डिंग द यूनेस्को, दैट इज 1976 में इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज HERITAGE हेरिटेज कमेटी बनाई थी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई थी इन्होंने जो है वो आपका 1976 में, जो क्या करती है ये, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स निकालती है कि किस स्टेट में, किस कंट्री में कौन सी जो है वो साइट है, कौन सी जो है वो हेरिटेज है, उसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, वर्ल्ड लेवल पर कल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में टोटल जो है वो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी याद नहीं करनी है, आपको याद करनी है कि 41st कौन सी थी, 42 कौन सी है, 43 कौन सी है, ये 3 आपको याद करके चलनी है। रिपोर्ट्स रिलीज करता है यूनेस्को, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमें याद भी करनी है रिपोर्ट्स। तो देखो जो पहली जो बेसिक रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, यूनेस्को,
तो वो आती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, MONITORING, मॉनिटरिंग रिपोर्ट। एक ये रिपोर्ट रिलीज करता है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये भी रिलीज करते हैं, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देन उसके नोट डाउन कर ली दोनों। यस सर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटो के बारे में, NATO। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी जल्दी मैं इसको आपको कवर कर पाऊंगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कवर होगा। नेटो की अगर हम बात करें तो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक, ATLANTIC, एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहानी क्या है, ये बनी है अप्रैल 4, अप्रैल 4, ठीक है। इसको ऐसे करना है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉमा है यहाँ पे, अप्रैल 4 1949, यानी कि 4 अप्रैल 1949 को ये बनी। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे ग्रुप्स ना, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। ऐसा ये ग्रुप बन गया नाटो का भी, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी मेंबर पर नाटो के अटैक करता है तो दैट मीन्स वो सबके ऊपर अटैक हो गया। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक जो है वो, ये सभी मेंबर्स है, ठीक है, ये सभी क्या है, मेंबर्स है। अब यहां पर ये कहा कि अगर एक मेंबर के ऊपर अटैक किया तो दैट मीन्स वो सबके ऊपर अटैक कर दिया। मान लीजिए अगर 5th नंबर की कंट्री पर अटैक किया तो वो 10 की 10 कंट्रीज पर अटैक हो गया, ऐसा जो है वो यहां पे कहा, यानी कि कॉमन डिफेंस। क्या रहेगा, डिफेंस जो है वो कॉमन रहेगा, ऐसा जो है वो कहा गया। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद जो अब हमें एग्जाम के लिए याद करके चलना है इसमें, अभी प्रेजेंटली जो है वो उसमें 32 मेंबर्स है। 31st जो मेंबर बना था वो बना था फिनलैंड, और जो 32nd मेंबर है दैट इज स्वीडन। और इसका कारण क्या है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि फिनलैंड ने जो है वो 31st मेंबर बना, 2023 में ज्वाइन किया था, और 2024 में जो है वो स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया। तो 32 मेंबर्स है इसके। 1949 में जो है वो नाटो बना। नाटो का सिंपल कहना है, अगर एक मेरे किसी एक मेंबर पर अटैक कर दिया तो दैट मीन्स सबके ऊपर अटैक। इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है, ठीक है, जो आपको याद करके चलनी है, दैट इज नेटो प्लस। नेटो प्लस, अब नेटो में क्या है, ये 32 मेंबर्स प्लस साथ में इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ठीक है, इजराइल और साउथ कोरिया। ये 5 कंट्रीज, ठीक है, और नाटो दोनों मिलकर बनाते हैं नेटो प्लस। तो ये भी आपको याद करके चलनी है कौन किसका मेंबर है, कौन किसका मेंबर नहीं है। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको बताता हूं और, ठीक है, जो आपको समझना है नाटो के रिगार्डिंग। मतलब ये आपको एक कहानी की फॉर्म में याद करके चलना है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तो पावर राइज हुआ यूएसए, सेकंड जो पावर हुई दैट इज यूएसएसआर। अब यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के बीच में एक नई लड़ाई शुरू हुई। उस नई लड़ाई को कहा जाता है कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर जो है वो 1991 तक चलती है, जब ये यूएसएसआर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मतलब ये टूट कर छोटे छोटे ऑर्गेनाइज, छोटे छोटे देश बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, या आज के टाइम पे जो यूक्रेन है ना, वो यूएसएसआर के टूटने से पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था।
सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो है वो यूएसएसआर का पार्ट थी 1991 से पहले। लेकिन कोल्ड वॉर का जब एंड हुआ तो यूएसएसआर जो है वो टूट गया। टूटने के बाद, ठीक है, टूटने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रशिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, TRATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो रशिया ने बनाई यूएसएसआर के टूटने के बाद। इन्होंने टारगेट किया कि हम क्या करेंगे, एक कॉमन डिफेंस बनाएंगे। और ये कब बनाई? 1992 में, ठीक है। इसके जो मेंबर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें जो मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, पहला तो देखो इसमें रशिया हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसमें मेंबर हो गया दैट इज कजाकिस्तान। तीसरा जो इसमें मेंबर हो गया दैट इज किर्गिस्तान, KYRGYSTAN, ठीक है। फोर्थ इसमें जो मेंबर हो गया दैट इज तजाकिस्तान, TAJIKISTAN, तजाकिस्तान। अर्मेनिया, ARMENIA, अर्मेनिया। और बेलारूस, BELARUS। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें मेंबर्स है, ठीक है, जो आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे आज का, दैट इज यूरोपियन यूनियन। क्योंकि ये यूरोप से रिलेटेड है, वेस्ट से रिलेटेड है, इनको साथ के साथ में जो है वो कवर करना जो है वो बहुत सही रहता है। यूरोपियन यूनियन, EUROPEAN ये जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इसने काम करना शुरू किया है 1993 से। 1993 से जो है वो इसने काम करना शुरू कर दिया। एक जो पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो इसमें 27 मेंबर्स हैं। अब ये है क्या एक्चुअल में? ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप में ना इतने छोटे छोटे देश है कि अपना यूपी उनसे बड़ा है। अब इतने छोटे छोटे देश वर्ल्ड लेवल पर compete करना मुश्किल है, तो इन सब ने क्या किया, इन्होंने मिलकर एक यूनियन बना दी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि फेडरेशन दो तरह की होती है, या तो टूट रहे हैं कंट्री कोई, या फिर कंट्रीज आपस में जुड़ रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो छोटी छोटी स्टेट्स थी, उन्होंने आपस में यूनाइट करके यूनाइटेड स्टेट्स बना दिए। सेम ऐसा ही है, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसमें यूरोप के जो छोटे छोटे नेशंस हैं वो सभी मिलकर इसमें जो है वो यूनाइट करके एक यूनियन बनाते हैं। फिर वर्ल्ड लेवल पर यही जो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इसमें 27 मेंबर है। इसमें जो लेटेस्ट मेंबर बना था, ठीक है, उसका नाम है क्रोएशिया, CROATIA, ठीक है। ये इसने ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन को 2013 में। 2013 के बाद कोई और मेंबर इसमें जुड़ा नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यूके ने इसको लेफ्ट किया। यूके ने जो है वो यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया, और 2016 में बात हुई थी कि लेफ्ट करना है। उसके बाद 2020 में जो है वो यूके ने ऑफिशियली जो है वो यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब जो है वो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। एक तो ये पॉइंट। उसके बाद आपको ना इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, वो है ब्रुसेल्स में, BRUSSELS, ब्रुसेल्स। और ये कहां पर है? बेल्जियम में, BELGIUM। तो ये आपको बेसिक याद करके रखना है, ठीक है। और इसके जो हेड है ना वो आजकल न्यूज में चल रहे हैं बहुत ज्यादा, इवन आज भी न्यूज़पेपर में मेंशन थे। उनका नाम है उर्सा, URSULA, ठीक है। और साथ में वॉन, मतलब इसमें पूरा नाम आता है इनका, वॉन डीर डर, ठीक है, LEYEN। तो ये नाम याद करके रखना। ये पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के प्रेजेंट टाइम पे हेड जो है वो कौन है। नोट डाउन कर लिया सारा? यस सर। ठीक है, ऑलमोस्ट गुड। तो ये जितना हमने आज पढ़ा है ये सारा आपको कल लर्न करके आना है। तो हम स्पीड इसी तरह से पकड़ के चलेंगे ताकि हम पूरा जो है वो फिर जो है वो जितने भी हमारे जो है वो जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट रहते हैं वो हम पूरा जो है वो कवर करें, ठीक है।